Now the next topic is ECS, that is Electronic Clearing System. Again, I repeat, next topic is ECS, that is Electronic Clearing System. Okay. Now, what is ECS? We can say ECS is a mode of electronic fund transfer. Again, I repeat, it is a mode of electronic fund transfer कि जहाँ पे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है using clearing house service. Again, I repeat, using clearing house service. Now, what is this clearing house? अगर आपको पता हो तो जब भी आप कोई भी अपना फिजिकल चेक डिपॉजिट करने जाते हो बैंक में, तो बैंक वो चेक तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद वो जो भी कलेक्शंस आते हैं चेक का, वो क्लियरिंग हाउस में सेंड करता है. अब क्लियरिंग हाउस की ड्यूटी हो जाती है कि वो सारा वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ऑथोराइजेशन वो चेक करे एंड उसके बाद वो चेक रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो परफॉर्म करे. राइट. सो अगर हम फिजिकल चेक के रिलेटेड क्लियरिंग हाउस की बात करें तो ये उसकी ड्यूटी है कि ये चेक करना कि ये चेक वैलिड है कि नहीं है, चेक फॉर्ज चेक है कि नहीं है, चेक के अंदर जितना अमाउंट भरा गया है वो प्रॉपर है कि नहीं है, उतनी बैलेंस है कि नहीं है, सिग्नेचर प्रॉपर है कि नहीं है. इन शॉर्ट A to Z फिजिकल चेक रिलेटेड अगर कोई भी चीज वेरिफिकेशन करनी है तो वो ड्यूटी हो जाती है ऑफ क्लियरिंग हाउस. राइट. लाइकवाइज अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं देन देयर इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कि जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट. बट over here you need to consider that most of the time ये जो ECS होता है it is used for bulk transfer. Again I repeat, it is used for bulk transfer. कैसे? अगर एक अकाउंट में से डेबिट करना है और बहुत सारे अकाउंट्स में क्रेडिट करना है, या फिर वाइस वर्सा, एक अकाउंट में क्रेडिट करना है बहुत सारे अकाउंट में से. राइट. सो दोनों साइड पे इस हिसाब से अगर है कि एक अकाउंट में डेबिट करना है, बहुत सारे अकाउंट्स में क्रेडिट करना है, या फिर बहुत सारे अकाउंट्स में से डेबिट करके एक अकाउंट में क्रेडिट करना है. राइट. अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस है कि जिसके अंदर बल्क ट्रांसफर करना है तो वहां पे हम ये ECS का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, पेंशन देना है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन को सैलरी पे करनी है, दैट इज ऑटोमेटिक ट्रांसफर करना है, तो वो अगर फिजिकल वो चेक देने जाएगा तो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को वो चेक देने पड़ेंगे. अगर वो कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉयज है तो उसे एवरी मंथ 1000 चेक्स बनाने पड़ेंगे. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ECS सिस्टम, राइट, वहां पे क्या हो सकता है, एक ही चेक हमें देना पड़ेगा. अगेन आई रिपीट, एक ही चेक देना पड़ेगा कि जिसका यूज करके इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में से डेबिट हो जाएंगे और वो जो 1000 एम्प्लॉयज है उनके अकाउंट में वो सैलरी क्रेडिट हो जाएगी. राइट. अनदर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी को जो शेयर होल्डर्स है उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऑब्वियसली वो सारे शेयर होल्डर्स को चेक देने नहीं जाएगा. वहां पे वो लोग क्या करेंगे, जो भी बैंक का यूज करके ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ये ECS सिस्टम का यूज करेंगे और वहां पे एक ही चेक देंगे. मतलब वो जो कंपनी जिसे डिविडेंड देना है उसके अकाउंट में से वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा और जितने भी शेयर होल्डर्स है उनके अकाउंट में ये डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा. राइट. लाइकवाइज अगर बैंक को इंटरेस्ट देना है, राइट, बैंक को इंटरेस्ट देना है तो ऑब्वियसली वो हर महीने हमारे घर पे चेक नहीं आता है, वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है इंटरेस्ट. सो हाउ इट इज देन, अगेन द सेम थिंग, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो जो बैंक का अकाउंट है वो पर्टिकुलर अकाउंट में से डेबिट होगा और उसके खुद के जितने भी कस्टमर्स है बैंक के वो सारे अकाउंट्स में वो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा. राइट. दिस इज हाउ कि एक में डेबिट करना है और बहुत सारों में क्रेडिट करना है. अगर हम इसका उल्टा सोचे, दैट इज इन रिवर्स मैनर, फॉर एग्जाम्पल टैक्स कलेक्ट करना है, राइट, या फिर लोन इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट करना है, तो उसमें क्या होगा, अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो टैक्स कलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन में तो एक से ज्यादा पर्सन होंगे जिसके अकाउंट में से डेबिट होगा
और एक अकाउंट में दैट इज जो आईटी रिटर्न जहां पे हम फाइल करते हैं, मतलब वो जो गवर्नमेंट का अकाउंट है जिसे हमें टैक्स देना है, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब बहुत सारे पीपल के अकाउंट में से डेबिट होगा और वो जो एक अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा, राइट। सो ऐसे अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने हैं तो वहां पे ये ईसीएस सिस्टम का यूज होगा। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईसीएस, जैसे अभी मैंने आपको बताया। एक ईसीएस ये है कि जिसका क्रेडिट वे में वर्क करता है, और दूसरा ईसीएस वो है कि जो डेबिट वे में वर्क करता है। मतलब ईसीएस क्रेडिट का मीनिंग क्या है कि जहां पे बहुत सारे अकाउंट्स में क्रेडिट करना है, राइट, फ्रॉम सिंगल डेबिट अकाउंट। एक अकाउंट में से डेबिट करना है और बहुत सारे अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो वहां पे हम ईसीएस क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, एक अकाउंट में डेबिट करना है और बहुत सारे अकाउंट्स में क्रेडिट करना है, तो वहां पे हम ईसीएस क्रेडिट का यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिविडेंड, इंटरेस्ट। और ईसीएस डेबिट का यूज हम कब कर सकते हैं? अगर बहुत सारे अकाउंट में से डेबिट करना है और एक अकाउंट में क्रेडिट करना है, राइट, तो वहां पे हम ईसीएस डेबिट का यूज कर सकते हैं, राइट। So students, there are two types of ECS, that is ECS credit and ECS debit. Now, ECS payment, obviously it will be initiated by the institution कि जिसे bulk payment करना है या फिर repetitive payment करना है to number of beneficiaries, right? मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशन कि जिसे एक साथ बहुत सारे अकाउंट्स में डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है या फिर रिपीटेटिव मैनर में वो पेमेंट करना है, तो वहां पे हम ये ईसीएस का यूज कर सकते हैं, राइट। कैसे वो इनिशिएट कर सकते हैं? पहले तो उन्हें खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और क्लियरिंग हाउस के पास से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप ये है कि उन्हें खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा ये ईसीएस सर्विस के लिए, एंड अलोंग विद दैट उन्हें वहां पे अप्रूवल लेनी पड़ेगी क्लियरिंग हाउस के पास से, राइट। ओके, अब ये ईसीएस यूजर्स बैंक की जिसे हम स्पॉन्सर बैंक कहेंगे, राइट। अगेन आई रिपीट, ईसीएस यूजर्स बैंक इज ऑल्सो नोन एज स्पॉन्सर बैंक, विच इज वी कैन से कि जहां पे ये जो ईसीएस बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर है, राइट, उसे हम क्या कहेंगे? डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर कहेंगे। अगेन आई रिपीट, ईसीएस यूजर्स बैंक होंगी कि जिसे हम स्पॉन्सर बैंक कहेंगे। ईसीएस बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर होगा। बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर मतलब कि जिसके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं, दैट इज बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर, राइट। एंड डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर की जो बैंक होगी उसे बेनिफिशियरी बैंक कहेंगे या फिर डेस्टिनेशन बैंक कहेंगे। यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। फर्स्ट इज ईसीएस की यूजर्स बैंक या फिर स्पॉन्सर बैंक, सेकंड बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर या फिर डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर, एंड नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर की जो बैंक है, दैट पर्टिकुलर बैंक इज नोन एज बेनिफिशियरी बैंक या फिर डेस्टिनेशन बैंक, राइट। नाउ बेनिफिशियरीज किसके रिलेटेड होंगे? ऑब्वियसली हमें रिपीटेटिव पेमेंट करना है या फिर बल्क पेमेंट करना है, राइट, तो उसके बेनिफिशियरीज होंगे। नाउ व्हाट दे कैन डू, the beneficiaries of the repetitive payments can also request paying institution to make ECS mechanism, टू मेक यूज ऑफ ईसीएस मैकेनिज्म। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें हर महीने सैलरी आती है तो हम ऐसा कह सकते हैं हमारी इंस्टीट्यूशन को कि आप ईसीएस का यूज करके हमारे बैंक में ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दो, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर इंस्टीट्यूशन भी अग्री करती है कि ओके वी आर रेडी टू पे विद द हेल्प ऑफ दिस ईसीएस क्रेडिट मैकेनिज्म, तो उन्हें बैंक को ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डेटा देने पड़ेंगे। बिकॉज मैं अकेली तो नहीं हूँ कि ओके मेरे अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट करनी है तो आई एम नॉट ओनली द पर्सन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मेरे साथ बहुत सारे दूसरे भी एम्प्लॉयज है, राइट, उनके अकाउंट्स में भी सैलरी क्रेडिट करनी है। तो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है बैंक का कि जिसका यूज करके हम वो डेटा देंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स में क्रेडिट करना है और कौन इंस्टीट्यूशन के कौन से अकाउंट में से डेबिट करना है। वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के अंदर हमें बैंक को डेटा सबमिट करना है। आफ्टर दैट वो क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है उसमें से डेबिट हो जाएगा
राइट। एंड जो दूसरे अकाउंट्स है दैट इज जिसके अंदर सैलरी डिपॉजिट करनी है वहां पे क्रेडिट हो जाएगा। राइट राइट। सो वहां पे क्या होगा, जो भी अपॉइंटेड डे होगा उस डे पे स्पॉन्सर बैंक का यूज करके, राइट, एक अकाउंट है इंस्टीट्यूशन का उसमें से डेबिट हो जाएगा, और जो बाकी सारे एम्प्लॉयज के अकाउंट है कि जिसके अंदर वो ट्रांसफर करना है वहां पे वो सारे अकाउंट में सैलरीज क्रेडिट हो जाएगी। राइट। एंड दिस ऑल थिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ECS। राइट, अगेन आई रिपीट, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ECS। राइट, ओके। अगर ECS हम यूज करेंगे तो उसका एडवांटेज क्या है? फर्स्ट, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वहां पे बहुत सारा पेपर हैंडलिंग नहीं करना पड़ेगा। राइट, बहुत सारे चेक्स नहीं लिखने पड़ेंगे, वो चेक्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन फिजिकल पेपर के ऊपर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, बिकॉज वहां पे क्या होगा, एक ही चेक यूज करना है और एक ही चेक का यूज करके ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। 1 to 1000 अकाउंट में भी अगर ये पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट करना है तो वो भी एक ही चेक का यूज करके हो जाएगा। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वे। राइट, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वे में होगी तो ऑब्वियसली वहां पे पेपर हैंडलिंग कम हो जाएगा। एंड सेकेंड एडवांटेज इज कि जो भी बैंक है, राइट, उसे क्या करना है, सिर्फ वो पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है। राइट, उसके बाद पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसे मिली है, उसे मैच करना है कि ये जो अकाउंट का पर्टिकुलर दिया है दैट इज नेम, अकाउंट नंबर, राइट, वो सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं है। अगर वो मैच हो जाता है तो वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर देते हैं, अगर मैच नहीं होता है तो वो रिटर्न कर देते हैं। दिस इज अ सिंपल थिंग। राइट, so these are the two advantages of ECS. First is पेपर हैंडलिंग रिड्यूस हो चुका है, एंड सेकंड इज कि जो भी पेमेंट है वो सिंपल फॉर्मेट के अंदर हमें बैंक को दे देना है, बैंक मैच करने के बाद डेबिट एंड क्रेडिट कर देता है। राइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज ECS.